अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम टू द लाइट हाउस नावल की पूरी समरी को डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको उस नावल से रिलेटेड जितने भी की फैक्ट्स हैं या उसके थीम्स, उसके जॉनरास या उस पर बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में बताऊंगा और उनको अच्छे से डिस्कस करके आपको समझाऊंगा भी। टाइम को वेस्ट किए बगैर सबसे पहले छोटे छोटे की फैक्ट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर थीम्स, जॉनरास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इस नावल को लिखा किसने, तो इस नावल को लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने। कब लिखा? 1926 से 1927 के बीच में। पब्लिश कब करवाया? 1927 में। उस वक्त लिटरेरी पीरियड कौन सा चल रहा था? तो उस वक्त लिटरेरी पीरियड चल रहा था मॉडर्निज्म। इस नावल का पॉइंट ऑफ व्यू वर्जीनिया वुल्फ ने क्या रखा है? तो इस नावल का पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट, जिसमें एक अननोन नरेटर हमें इस नावल की स्टोरी सुना रहा होता है। इस नावल की सेटिंग क्या है? तो सेटिंग बेसिकली दो तरह की होती है, एक सेटिंग ऑफ टाइम और दूसरी सेटिंग ऑफ प्लेस। सेटिंग ऑफ टाइम यानी कि इस नावल की स्टोरी किस टाइम पे चल रही है। तो इस नावल की स्टोरी वर्ल्ड वॉर 1 से पहले और वर्ल्ड वॉर 1 से बाद की है, यानी 1910 की दिहाई में और 1920 की दिहाई में। सेटिंग ऑफ प्लेस यानी किस जगह पे इस नावल की स्टोरी चल रही है। तो इस नावल की स्टोरी स्कॉटलैंड के एक आइलैंड आयल ऑफ स्काई पर बेस्ड है। अब इस नावल का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इस नावल का जॉनरा क्या है। तो इस नावल का जॉनरा है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इस नावल को वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा है। इसी वजह से ये नावल इतना ज़्यादा फेमस भी रहा, क्योंकि उस वक्त ये टेक्निक नई नई यूज़ हो रही थी, तो ऑडियंस को ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे नोवेल के ज़्यादातर इवेंट्स किसी न किसी कैरेक्टर के दिमाग में चल रहे होते हैं। मसलन इस नावल के इवेंट्स के बारे में राइटर हमें डायरेक्टली नहीं बताता, बल्कि इस नावल को जिस तरह से उसने 3 पार्ट्स में तकसीम किया हुआ है, तो पहले पार्ट में सिर्फ एक दिन की स्टोरी है और उस एक दिन में ही सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे के बारे में जो जो सोचते हैं राइटर हमें उस चीज़ के बारे में बताता है। इसी तरह नोवेल के तीसरे पार्ट में हमें नरेटर डायरेक्टली ये नहीं बताता कि इन गुजरे हुए 10 सालों में मिंटा डॉयल और पॉल रेले या चार्ल्स टेंसले के साथ क्या हुआ। ये चीज़ें हमें लिली ब्रिस्को के माइंड के थ्रू पता चलती हैं कि जब वो उनके बारे में सोच रही होती है कि वो कब उनसे मिली थी और उस वक्त क्या हुआ था, तो उसके इन थॉट्स के थ्रू ही हमें पता चलता है कि इन 10 सालों में पॉल और मिंटा के साथ क्या हुआ और चार्ल्स टेंसले का क्या बना। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को इंटीरियर मोनोलॉग के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। उनको लगता है कि कैरेक्टर कुछ सोच रहा है तो इसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में राइटर हमें कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है ये उस कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताता, बल्कि अपनी तरफ से बताता है। यानी जैसा कि इस नावल के पहले सीन में राइटर हमें जेम्स के थॉट्स के बारे में बताती है कि जेम्स ऐसा फील करता है कि जैसे अगर इस वक्त उसके पास कोई छुरी वगैरह होती तो वो शायद अपने बाप के सीने में गाड़ देता। अब ये चीज़ राइटर हमें बता रही है कि जेम्स ऐसा सोच रहा है कि अगर उसके पास ऐसा कुछ होता तो शायद वो अपने बाप के सीने में गाड़ देता। राइटर ने डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखा कि जेम्स ने सोचा कि अगर मेरे पास कोई छुरी होती तो मैं अपने बाप के सीने में गाड़ देता। अब इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट की समझ तो आपको होगी ही। बस इतना ही फ़र्क है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटीरियर मोनोलॉग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। अब अगर ये नोवेल इंटीरियर मोनोलॉग्स के अंदर लिखा जाता तो जिस भी कैरेक्टर्स के थॉट्स के बारे में राइटर हमें बताती, उस कैरेक्टर के थॉट्स को उसी कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना पड़ता, जिससे जिस किस्म का कैरेक्टर है उसके डायलॉग्स उसी किस्म के होते। यानी कि अगर एक कैरेक्टर गुस्से वाला है तो उसके डायलॉग्स की टोन गुस्से वाली होगी, कोई कैरेक्टर नरम दिल का है तो उसके थॉट्स की टोन भी नरम ही होगी। लेकिन इसमें किसी भी कैरेक्टर के थॉट्स को राइटर ने अपनी वर्डिंग्स में बताया है, और जब राइटर जेम्स के थॉट्स के बारे में बताए, या चाहे वो लिली के थॉट्स के बारे में बता रही हो, या चाहे वो मिस्टर रैमसे या मिसेस रैमसे के थॉट्स के बारे में बता रही हो, तो हर एक कैरेक्टर के थॉट्स के बारे में बताते हुए राइटर की टोन एक जैसी रहती है और वो अपनी वर्डिंग्स में बता रही होती है हमें कि इस वक्त इस कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, या इस वक्त ये कैरेक्टर क्या फील कर रहा है, या इस वक्त ये वाला कैरेक्टर क्या ऑब्जर्व कर रहा है। आई होप कि आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटीरियर मोनोलॉग के दरमियान का फ़र्क अब अच्छे से समझ आ चुका है। अब ज़रा सा आगे बढ़ते हैं और वर्जीनिया वुल्फ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं।
वर्जीनिया वुल्फ की जहाँ तक बात है तो वर्जीनिया का पैदाइशी नाम एडेलाइन वर्जीनिया स्टीफेंस था, जो कि लंदन में 1882 में पैदा हुई थी। ये उनके वालिद लेस्ली स्टीफन की सेकंड वाइफ की बेटी थी, क्योंकि उनकी पहली वाइफ फौत हो चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने सेकंड शादी की थी। बहरहाल 1882 में ये पैदा हुई। 1895 में इसकी मदर गुजर गई, 1897 में इसकी बहन मर गई और फिर 1904 में इसके फादर भी मर गए। और इनके फादर की डेथ के बाद वर्जीनिया को थोड़ी सी मेंटल बीमारी हो गई, जिसे नर्वस ब्रेकडाउन कहते हैं। इसी बीमारी की वजह से वर्जीनिया ने अपने फादर की डेथ के बाद खुदकुशी करने की कोशिश भी की, जहां वो अपने घर की खिड़की से कूद गई थी, लेकिन उनकी डेथ होने से बच गई और वो कुछ चोटें आने के बाद रिकवर कर गई। बहरहाल क्योंकि वर्जीनिया के फादर भी एक बहुत ही अच्छे राइटर थे, सो 1900 के आसपास जब वर्जीनिया जवान हो रही थी तो उनके फादर ने उनको एनकरेज किया कि तुम भी अपना करियर राइटिंग में ही परसू करो। अपने फादर की डेथ के बाद ये लोग लंदन के एक टाउन ब्लूम्सबरी में शिफ्ट हो गए, जहाँ पे इनकी दोस्ती उस टाइम के कुछ और राइटर्स लिटन स्ट्रेची और E.M. फोस्टर वगैरह के साथ हुई। और इन राइटर्स ने भी आगे चल के वर्जीनिया की तरह बहुत ही ज्यादा नाम कमाया। जैसे जैसे ये लोग फेमस होते गए, ये ब्लूम्सबरी ग्रुप के नाम से मशहूर होते गए। बहरहाल वर्जीनिया वुल्फ ने 1912 में लियोनार्ड वुल्फ से शादी की, जिसके बाद वो वर्जीनिया स्टीफेंस से वर्जीनिया वुल्फ हो गई। शादी के बाद वर्जीनिया ने अपना पहला नावल लिखना शुरू किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी वो मेंटल बीमारी दोबारा से इन पर हावी होने लगी, जिसके बाद इनको लगने लगा कि मैं एक फेलियर से ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता और इस किस्म के और बहुत सारे ख्यालात, जिसकी वजह से 1913 में वर्जीनिया वुल्फ ने दोबारा से सुसाइड अटैम्प्ट किया, लेकिन ये दोबारा बच गई। बहरहाल 1915 में वर्जीनिया ने अपना पहला नावल कंप्लीट करके पब्लिश करवाया, जिसका नाम द वॉयज आउट है। उस नॉवल ने एक मॉडरेट सी सक्सेस हासिल की और फिर 1917 में वुल्फ और उनके हस्बैंड दोनों ने मिलकर एक प्रिंटिंग प्रेस को ख़रीद लिया, जिसका नाम फिर उन्होंने हॉगर्थ प्रेस रखा। और उसके बाद अपने सारे नॉवल वर्जीनिया वुल्फ ने अपने ही इस प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू पब्लिश करवाए। वर्जीनिया वुल्फ 1920s की दिहाई में काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगी और उनके जितने भी ज़्यादा फेमस वर्क्स हैं वो तकरीबन सारे के सारे उस 20s की दिहाई में ही लिखे गए हैं। सबसे पहले उनका एक नावल मिसेस डैलोवे, जो कि 1925 में आया, बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा और उसने बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की। उसके बाद टू द लाइट हाउस जब शाया हुआ तो इसने उस वक्त तक वर्जीनिया वुल्फ के जितने भी नावल अब तक आए थे उन सब का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसी की वजह से वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत सारे पैसे कमाए। जिसके बाद वर्जीनिया वुल्फ ने एक कार खरीदी, मतलब कि उनका सोशल लेवल इस नावल की सक्सेस ने अप कर दिया था। बहरहाल 1940 तक ये यहीं लंदन में रहे और उसके बाद 1940 में ससेक्स में मूव कर गए। अगले ही साल 1941 में 59 साल की एज में वर्जीनिया वुल्फ ने पहले तो अपने हस्बैंड को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं पागल होकर आपकी लाइफ ख़राब नहीं करना चाहती। उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ ने एक करीबी दरिया में छलांग लगा के खुदकुशी कर ली। वैसे तो वर्जीनिया वुल्फ ने लव मैरिज की थी और वो अपने हस्बैंड से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको रियलाइज़ होने लगा कि वो अपने हस्बैंड से रोमांटिकली या सेक्सुअली ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। उनका ध्यान फिर अपोजिट जेंडर से हटने लगा और वो हम जिन्स परस्ती में मुब्तला होने लगी। उस वक्त एक और नॉवलिस्ट वीटा सैटविल वेस्ट थी, जो कि अपने नॉवेल्स इन्हीं के प्रिंटिंग प्रेस हॉगर्थ प्रेस के थ्रू पब्लिश करवाती थी। उस फीमेल नॉवलिस्ट के साथ वर्जीनिया वुल्फ का सेक्सुअल रिलेशन कायम हो गया और अपनी डेथ तक वर्जीनिया वुल्फ ने उस औरत के साथ अपना सेक्सुअल रिलेशन कायम रखा। अब अगर इस नॉवल के कैरेक्टर्स की बात करें तो इस नॉवल में कुछ ऑलमोस्ट 17-18 कैरेक्टर्स हैं, जिनमें से एक तो रैमसे फैमिली है, 10 बंदों की फैमिली, मिस्टर रैमसे, मिसेस रैमसे, उनके 4 बेटे एंड्रयू, जैस्पर, रॉजर और जेम्स, और फिर उनकी 4 बेटियां प्रू, रोज, नैन्सी और कैम। 6 इनके साथ गेस्ट थे इनके घर में, जिनमें से एक तो कपल था, पॉल और मिंटा। दूसरे वो दोनों जिनकी शादी मिसेस रैमसे आपस में करवाना चाहती थी, यानी कि लिली और बैंकीस। और फिर बाकी 2 में से एक मिस्टर रैमसे का स्टूडेंट था, चार्ल्स स्टैंसले, और दूसरा एक पोएट, ऑगस्टस कारमाइकल। इनके अलावा उनके घर का जो कुक था उसका भी हल्का सा रोल है, जिसका नाम है मिल्ड्रेड। फिर उस घर की हाउसकीपर, जो कि उस फैमिली की गैर मौजूदगी में उस घर का ख्याल रखती है, उनका नाम है मिसेस मिकनैब। और फिर जिन लोगों की कश्ती पर थर्ड पार्ट में मिस्टर रैमसे, जेम्स और कैम लाइट हाउस की तरफ जाते हैं, वो मल्लाह, उस मल्लाह का नाम था मैकलिस्टर, और उस मल्लाह के लड़के का नाम इस नॉवल में मेंशन नहीं हुआ और उसको मैकलिस्टर्स बॉय के नाम से ही बुलाया गया।
इन तमाम कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वीडियो ख़त्म होने के बाद आप उस फाइल को फ्री में डाउनलोड कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ उन्हीं 4 कैरेक्टर्स के बारे में ही बात करूंगा जो कि लीड रोल में हैं और इस नॉवल के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर रैमसे की, जो कि मिसेस रैमसे के हस्बैंड हैं। मिस्टर रैमसे एक मेटाफिजिकल फिलोसोफर हैं जो अपने काम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और चाहते हैं कि वो मरने से पहले कुछ ऐसा वर्क कर जाएं जिसके बाद उनको याद रखा जाए, लेकिन उनको वक्तन फ़वक्तन रियलाइज़ होता रहता है कि वो शायद इस काबिल हैं ही नहीं कि वो कुछ इतना अच्छा प्रोड्यूस कर सके। अब यही एंजाइटीज़ उनको थोड़ा अक्खड़ मिजाज भी बना देती हैं, जिसकी वजह से वो अपने घर वालों के साथ कई दफ़ा सख्ती से पेश आते हैं। मिस्टर रैमसे बस यही चाहते हैं कि उनके तमाम घर वाले वैसा ही बिहेव करें जैसा वो चाहते हैं और उनकी सारी बातें मानते रहें। मिस्टर रैमसे की एक फ़िलासफ़ी है कि हमारे थॉट्स की डेवलपमेंट ए से लेके जेड तक होती है और सिर्फ शेक्सपियर जैसे लोग ही जेड को अचीव कर पाते हैं। मेरे जैसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी बहुत भी आगे तक बढ़े तो क्यू तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद आर तक पहुंचने के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब वो अपने वर्क्स के बारे में इनसिक्योर तो थे ही कि वो जेड तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ उनको इस बात की भी रियलाइजेशन थी कि रास्ते में पड़े हुए एक पत्थर की लाइफ शेक्सपियर जैसे लोगों की लाइफ से बहुत ही ज़्यादा है। सो ये पत्थर हम जैसे राइटर्स से कहीं ज़्यादा साल जीता है, तो फिर हम इतना ज़्यादा क्यों सोचें इस बारे में कि हमें याद रखा जाए। लेकिन इस रियलाइजेशन के बावजूद भी मिस्टर रैमसे हमेशा इस चीज़ की टेंशन लेते ही रहते हैं कि वो कुछ ऐसा कर जाएं जिसके बाद उनको याद रखा जाए। बहरहाल इस अक्खड़पन के बावजूद भी मिस्टर रैमसे अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, स्पेशली अपनी वाइफ के साथ, लेकिन वो बस इस लव को शो करना नहीं जानते। बात करें उनकी वाइफ मिसेस रैमसे की, तो मिसेस रैमसे उनके कैरेक्टर के बिल्कुल अपोजिट हैं। यानी जहां उनका हस्बैंड मिस्टर रैमसे काफ़ी अक्खड़ मिजाज सा है, वहीं मिसेस रैमसे बहुत नरम दिल है और अपने तमाम गेस्ट स्पेशली मेल गेस्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा नरमी से पेश आती हैं और उनको लगता है कि औरतें दुनिया में इसीलिए पैदा हुई हैं कि वो मर्दों की खिदमत कर सकें, स्पेशली अपने हस्बैंड की। उनके हस्बैंड को जब जब जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वो उनकी उस ज़रूरत को पूरा करें और अपने हस्बैंड की हर बात को माने। वो थोड़ी कंजर्वेटिव भी हैं, यानी कि ओल्ड ख्यालात की मालिक हैं, जहाँ पे वो शादी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं कि लड़कियों की ज़िंदगी तभी अच्छी हो सकती है जब वो शादी करें और उसके बाद अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली के नाम अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दें। इसी कंजर्वेटिवनेस की वजह से ही उन्होंने कभी भी अपने हस्बैंड से डायरेक्टली अपना लव शो नहीं किया। हालांकि उनको पता होता है कि उनका हस्बैंड किस वक्त ये चाहता है कि वो उनके साथ थोड़ा रोमांटिक हो, लेकिन फिर भी मिसेस रैमसे ऐसा नहीं कर पाती। यहाँ इस नॉवल में मिसेस रैमसे का कैरेक्टर जेंडर रोल्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से शो करता है, यानी मर्दों का इस माशरे में क्या रोल है और औरतों का इस माशरे में क्या रोल है, मर्द किस तरह का होना चाहिए और औरत किस तरह की होनी चाहिए। इस जेंडर रोल्स के मामले में मिसेस रैमसे के अपोजिट जो कैरेक्टर है वो है लिली ब्रिस्को का कैरेक्टर, जहाँ पे मिसेस रैमसे शादी के बहुत ही ज़्यादा फेवर में हैं और अपने गेस्ट्स की आपस में शादियाँ करवाने की प्लानिंग बनाती रहती हैं। वहीं लिली ब्रिस्को का कैरेक्टर एक इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है जो कि खुद को किसी भी मर्द पे डिपेंड नहीं करना चाहती और खुद इंडिपेंडेंटली जीना चाहती है। लिली भी मिस्टर रैमसे की तरह अपने काम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है कि उसके काम का अंजाम क्या होगा, क्योंकि वो एक पेंटर है और पेंटिंग्स बनाती है, तो वो ये सोचती रहती है कि वो जो पेंटिंग्स बनाएगी उन पेंटिंग्स का आखिर में क्या होगा। वो किसी गरीब घराने की किसी दीवार पे लटकी ही रह जाएंगी या किसी के सोफे के नीचे पूरी ज़िंदगी पड़ी रहेंगी। चार्ल्स टेंसले और मिसेस रैमसे के रिमार्क्स उसको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं थ्रू आउट द नावल, जहाँ पे चार्ल्स टेंसले ने उसको बोला था कि औरतें ना तो अच्छा लिख सकती हैं ना ही अच्छी पेंटिंग कर सकती हैं, जबकि मिसेस रैमसे ने उसको बोला था कि तुम अपनी लाइफ को तब तक अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकती जब तक तुम शादी नहीं कर लेती। ये दोनों चीज़ें लिली ब्रिस्को को बहुत ज़्यादा तंग करती हैं मेंटली तौर पर, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और इस नोवेल के एंड तक उसके कैरेक्टर की डेवलपमेंट इतने अच्छे से होती है कि नोवेल का एंड होते होते वो इन सारी कन्वेंशंस को तोड़कर अपनी पेंटिंग्स को अच्छे से कंप्लीट भी करती है और इन टेंशनों से भी आज़ाद हो जाती है कि उसकी पेंटिंग का आखिर क्या अंजाम होगा। अब चौथा और आखिरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस नोवेल का जेम्स रैमसे, जो कि नोवेल के पहले पार्ट में 6 साल का होता है, जबकि नोवेल के थर्ड पार्ट में 16 साल का हो चुका होता है। एज अ चाइल्ड
जेम्स एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बच्चा है जो कि अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसी प्यार की वजह से वो अपने वालिद से नफरत करता है, जो कि उसकी माँ के साथ और उसके साथ भी अच्छे से बिहेव नहीं करता। इसी वजह से नॉवल के पहले ही सीन में जब उसका बाप उसकी और उसकी माँ की बात की मुखालफत करता है तो वर्जीनिया वुल्फ हमें बताती हैं कि उस वक्त जेम्स का मन ऐसे कर रहा था कि जैसे अगर उसके हाथ में उस वक्त कोई छुरी वगैरह होती तो जेम्स उस छुरी को अपने बाप के सीने में गाड़ देता। बहरहाल 10 साल गुजरने के बाद जो 16 साल जेम्स हमें इस नॉवल में देखने को मिलता है वो अपने बाप ही की तरह का है। उसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ अपने बाप के ही जैसी हो चुकी हैं। जैसे कि उसके वालिद मिस्टर रैमसे काफ़ी मूडी टाइप के बंदे थे, सेम इसी तरह से जेम्स भी अब काफ़ी मूडी टाइप का इंसान बन चुका था। इसके अलावा जिस तरह से उसके वालिद मिस्टर रैमसे को प्रेस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती थी, यानी कि वो जब अपने काम की बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते थे तो मिसेस रैमसे उनको बताती थी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप टेंशन ना लें वगैरह वगैरह, तो तब जाकर उनको तसल्ली मिलती थी। सेम इसी तरह नॉवल के उस आखिरी हिस्से में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जेम्स को भी किस तरह से प्रेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, स्पेशली अपने वालिद से मिलने वाली प्रेस की, क्योंकि जब उस कश्ती में उसके वालिद उसकी सिर्फ हल्की सी तारीफ करते हैं और उसको शाबाश देते हैं कि तुमने कश्ती को अच्छे से हैंडल किया, तो जेम्स उस वक्त बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस करता है, सेम अपने वालिद के जैसे। नोवेल के स्टार्ट में जो जेम्स अपने वालिद को कत्ल करना चाहता होता है, नोवेल के एंड में उसी जेम्स को ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो अपने वालिद को नहीं बल्कि अपने वालिद के इस बिहेवियर को मारना चाहता है और उसको अपने वालिद के प्यार की ज़रूरत है। उसको ये भी रियलाइज़ हो जाता है कि जिस तरह मेरे साथ इस तरह के बिहेवियर्स हुए कि मैं अक्खड़ मिजाज का इंसान बन गया हूँ, तो हो सकता है मेरे वालिद भी इसी वजह से अक्खड़पने का शिकार हुआ हो कि उसके साथ भी लोगों ने अच्छे बिहेवियर्स ना किए हों। अब इन कैरेक्टर्स के छोटे छोटे एनालिसिस में और बहुत से क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। मसलन मिस्टर रैमसे का जो कैरेक्टर एनालिसिस मैंने अभी आपको बताया उसके ऊपर किसी भी किस्म का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि मिस्टर रैमसे की फ़िलॉसफी क्या थी या उसकी फ़िलॉसफी को डिस्कस करें। और फिर इसी तरह से जेंडर रोल्स के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये नॉवल जेंडर रोल्स को किस तरह से डिस्कस करता है, तो उसमें मिसेस रैमसे और लिली ब्रिस्को का कैरेक्टर आ जाएगा। तो सेम इसी तरह इन करेक्टर एनालिसिस में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि अब आपके आई थिंक के प्रिपेयर हो चुके हैं। अब बात करते हैं इस नॉवल के थीम्स की। तो इस नॉवल में 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम्स डिस्कस किए गए हैं। एक मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ का असल में मतलब क्या है। दूसरा ट्रांशियंस ऑफ लाइफ एंड वर्क, कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। और तीसरा आर्ट एज अ मीन ऑफ प्रिजर्वेशन, यानी इंसान तो मर जाता है लेकिन उसका काम कभी भी नहीं मरता। अब सबसे पहले थीम को अगर डिस्कस करें कि मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, तो इस नॉवल के तकरीबन सारे ही कैरेक्टर्स इस नॉवल में इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे होते हैं कि मीनिंग ऑफ लाइफ आखिर है क्या। मिसेस रैमसे के लिए मीनिंग ऑफ लाइफ ये है कि वो डोमेस्टिक लाइफ अच्छे से गुजारे, अपने हस्बैंड का ख्याल रखे, अपनी फैमिली का ख्याल रखे। उधर लिली के लिए मीनिंग ऑफ लाइफ ये है कि वो इंडिपेंडेंट रहे और एक अच्छी पेंटर बने। सेम इसी तरह चार्ल्स टेंसले के लिए मीनिंग ऑफ लाइफ ये है कि वो अपने करियर में अच्छे से सक्सेसफुल हो। और मिस्टर रैमसे की बात करें तो वो मीनिंग ऑफ लाइफ में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। कभी तो उनको ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी का असल मकसद ये है कि वो कुछ अच्छा वर्क प्रोड्यूस करें, और कभी उनको ये लगता है कि उनको कोई भी अच्छा वर्क प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी अच्छी फैमिली है, बीवी उनकी अच्छी है, बच्चे उनके अच्छे हैं, तो उनकी लाइफ का मकसद पूरा हो चुका है, वो अपनी एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। बहरहाल मिस्टर रैमसे के अलावा बाकी कुछ कैरेक्टर्स अपने अपने मकासद में कामयाब हो जाते हैं। कारमाइकल एक अच्छा पोइट बन जाता है, टेंसले एक अच्छा प्रोफेसर बन जाता है, ब्रिस्को अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कर लेती है। और रही बात मिसेस रैमसे की, तो वो भी सबको एक अच्छा डिनर देने के बाद मेंटली पुरसकून फील करती हैं कि चलो उन्होंने कुछ तो ऐसा किया कि जो अब सबको उनकी पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। इस नॉवल का सेकंड इम्पोर्टेंट थीम है द ट्रांशियंस ऑफ लाइफ एंड वर्क, यानी कि कोई भी चीज़ हमेशा से नहीं रहती, ना तो ज़िंदगी हमेशा रहती है और ना ही किसी का कोई किया हुआ काम हमेशा हमेशा के लिए रहता है। आखिरकार उसको एंड हो ही जाना है। अब इस थीम को भी इस नॉवल के तमाम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थ्रू आउट द नॉवल फॉलो करते हैं। मिस्टर रैमसे भी पूरे नॉवल में इसी चीज़ की टेंशन लेते रहते हैं कि वो कुछ ऐसा कर पाएँ कि उनको याद रखा जाए, लेकिन फिर उनको रियलाइज़ होता है कि जब शेक्सपियर जैसे लोगों को भी आखिरकार एक ना एक दिन लोग भूल जाएंगे, तो फिर मेरे जैसे लोगों को कोई क्यों याद रखेगा। उधर मिसेस रैमसे भी कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश में होती हैं जो कि यादगार रहे, और नॉवल के फर्स्ट पार्ट के एंड में वो फाइनली एक अच्छा डिनर दे के ये सोचती हैं कि आखिर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो कि अब सबको लंबे टाइम के लिए याद रहेगा।
लेकिन फिर भी जैसे ही वो उस कमरे से बाहर निकलने वाली होती हैं, उनको रियलाइज़ हो जाता है कि ये जो मोमेंट इन्होंने इतना अच्छा मोमेंट क्रिएट किया है सबके साथ डिनर के वक्त, ये ऑलरेडी पास्ट बन चुका है और ये ख़त्म हो चुका है। सेम वे में जेम्स का कैरेक्टर भी इसी थीम को फॉलो करता है। जब वो नॉवल के तीसरे पार्ट में लाइट हाउस के करीब पहुंचता है और लाइट हाउस को नज़दीक से देखता है तो हैरान रह जाता है कि बचपन में जब मैंने इस लाइट हाउस को दूर से देखा था तो ये कुछ और नज़र आ रहा था, अब इसको इतने करीब से देख रहा हूँ तो ये कुछ और नज़र आ रहा है। तो उस वक्त वो भी यही सोचता है कि लाइट हाउस की दोनों इमेजेस ट्रू ही हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई नज़र का धोखा हुआ है। 10 साल पहले जो लाइट हाउस मैंने दूर से देखा था चमकता हुआ, ये वही लाइट हाउस है जो कि अब ऐसा फीका फीका सा हो चुका है। अब अभी ऊपर हमने जो ट्रांजिशंस ऑफ लाइफ एंड वर्क का थीम डिस्कस किया कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती और या तो ख़त्म हो जाती है या फिर तब्दील हो जाती है, तो इसी क्वेश्चन को आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इस नॉवल में लाइट हाउस किस चीज़ का सिंबल है या लाइट हाउस हमें क्या बताता है। तो ये बेसिकली वही चीज़ है कि इस नॉवल में जो लाइट हाउस है वो जेम्स को ये रियलाइज़ कराता है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए एक जैसी नहीं रहती। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के किया जाए तो उनसे आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अब आपको पता है कि इस नॉवल में जो लाइट हाउस है वो किस चीज़ को ज़ाहिर करता है या किस चीज़ का सिंबल है। अब इस नॉवल का तीसरा इम्पोर्टेंट थीम ये है कि आर्ट यानी कि आपका काम आपके मरने के बाद भी आपको ज़िंदा रखता है। आर्ट एज अ मीन्स ऑफ प्रिजर्वेशन। जैसे कि हमने अभी पिछले थीम में बात की, ना तो ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए रहती है और ना ही किसी का किया हुआ काम हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। आखिरकार एक ना एक दिन वो ख़त्म हो ही जाएगा, लेकिन वो तो बात की बात है। मसलन शेक्सपियर ने जो काम किए हैं वो तो अब शायद रहती इंसानियत तक कायम रहे। साइंस ने जो तरक्की की है वो अब शायद रहती इंसानियत तक कायम रहे। आइंस्टाइन खुद तो मर गया, लेकिन आइंस्टाइन के कामों ने आइंस्टाइन को अभी तक जिंदा रखा हुआ है। तो ये तो जब तक अब इंसानियत इस दुनिया में कायम है, आइंस्टाइन का नाम भी शायद बरकरार रहे। सो आपकी ज़िंदगी में अगर आप कोई ऐसा काम कर जाते हैं जो कि आने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो फिर आपका ये काम या आपकी आर्ट आपके मरने के बाद भी आपको ज़िंदा रखती है। अब फाइनली आते हैं इस नॉवल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसा कि इस नॉवल के स्टार्ट में ही मैंने बताया आपको कि ये नॉवल वर्जीनिया की लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, जिसकी वजह से कुछ लोग इस नॉवल को पढ़ने के बाद ये भी कह रहे थे कि ये वर्जीनिया की ऑटोबायोग्राफी है। तो इस नॉवल में कौन कौन सी एल्यूजन्स यूज़ हुई हैं, यानी कि वर्जीनिया वुल्फ की अपनी लाइफ के बारे में कौन कौन सी चीज़ें इस नॉवल में हैं। सबसे पहले तो जिस तरह से इस नॉवल में एक रैमसे फैमिली गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए स्कॉटलैंड के एक जजीरे पर आती है, सेम इसी तरह से वर्जीनिया वुल्फ के फादर ने भी स्कॉटलैंड के एक जजीरे पर एक समर हाउस लिया हुआ था जहां पे वो गर्मियों की छुट्टियां गुजारने जाते थे। उनका वो समर हाउस भी बिल्कुल ऐसा ही था, उसके सामने ऐसे ही एक गार्डन था और वहाँ से एक लाइट हाउस भी नज़र आता था। फिर इस नॉवल में उनकी लाइफ की एक और सिमिलरिटी ये है कि वर्जीनिया का एक भाई था एड्रियन। उनकी फैमिली जब एक दफ़ा अपने समर हाउस में वेकेशंस मना रही थी तो उनके भाई ने ये रिक्वेस्ट की थी कि मुझे लाइट हाउस पे जाना है, और वो उस लाइट हाउस पर नहीं जा पाए थे। बहरहाल इस नॉवल में तो रैमसे फैमिली 10 साल के बाद दोबारा से लाइट हाउस में चली जाती है, लेकिन वर्जीनिया की अपनी फैमिली ने जब लाइट हाउस को छोड़ा था और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई थी तो उन्होंने उस लाइट हाउस को कम्प्लीटली छोड़ दिया था, बेच दिया था। और वर्जीनिया वुल्फ ने दोबारा जब कई सालों के बाद उसको विज़िट किया तो तब तक वर्जीनिया के वालिदैन की वफ़ात हो चुकी थी और वो लाइट हाउस अब किसी और का हो चुका था। इसके अलावा वर्जीनिया वुल्फ की एक सिस्टर थी जो कि एक बहुत अच्छी पेंटर थी, सेम इस नॉवल के एक कैरेक्टर लिली ब्रिस्को की तरह, जो कि इस नॉवल के एंड में एक अच्छी पेंटिंग बनाने में कामयाब हो जाती है। पर लिली ब्रिस्को और इसकी बहन के बीच में कोई ऐसी सिमिलरिटीज़ नहीं है। बहरहाल वर्जीनिया की बहन ने इस नॉवल को पढ़ने के बाद ये लिखा था कि इस नॉवल में मिसेस रैमसे का कैरेक्टर पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी अपनी माँ कब्र से उठ के आ गई हैं। यानी मिसेस रैमसे का कैरेक्टर वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी माँ के ही कैरेक्टर के ऊपर बनाया था। जिस तरह से उनकी अपनी वालदा थी वैसा ही कैरेक्टर उन्होंने मिसेस रैमसे का भी रखा। बहरहाल वर्जीनिया की अपनी लाइफ की इतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ इस नॉवल में मौजूद हैं, इसी वजह से इस नॉवल को बहुत सारे लोगों ने वर्जीनिया वुल्फ की ऑटोबायोग्राफी भी कहा है। अब एक और इस नॉवल में कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है कि इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट कौन है। प्रोटैगनिस्ट बेसिकली नॉवल के लीडिंग कैरेक्टर को बोलते हैं, चाहे वो हीरो हो या चाहे हीरोइन।
इस नॉवल के पहले पार्ट द विंडो को पढ़ते हुए तो बंदे को यही लगता है कि मिसेस रैमसे इस नॉवल का लीडिंग कैरेक्टर यानी इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है। लेकिन मिसेस रैमसे की पहला पार्ट ख़त्म होने के साथ ही डेथ हो जाती है और फिर तीसरा पार्ट पूरा का पूरा लिली ब्रिस्को के थॉट्स के ऊपर चलता है और नॉवल का एंड भी लिली ब्रिस्को पर ही होता है, जहाँ पे वो अपनी पेंटिंग पर आखिरी लाइन लगाते हुए ये कहती है कि आखिर मैंने अपना विजन इस कैनवस पे उतार दिया है। इसका मतलब ये है कि इस नॉवल की मैन प्रोटैगनिस्ट लिली ब्रिस्को है, ना कि मिसेस रैमसे। लेकिन अगर इस किस्म का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है तो आपने डायरेक्टली इस तरह से नहीं लिखना कि लिली ब्रिस्को इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट है, बल्कि जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया सेम इसी तरह से एक्सप्लेन करके लिखना है कि नॉवल के पहले पार्ट में मिसेस रैमसे प्रोटैगनिस्ट लिखती है, लेकिन जैसे जैसे नॉवल आगे बढ़ता है हमें रियलाइज़ होता है कि इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट मिसेस रैमसे नहीं बल्कि लिली ब्रिस्को है। अब एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इस नॉवल पर यह बनता है कि इस नॉवल में मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है। अब आपको पता ही होगा कि हर नॉवल में एक कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होता है जो कि नॉवल का एक मेन अंसर होता है और उसके बगैर कोई भी नॉवल बन ही नहीं सकता। तो इस नॉवल में मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है? तो इस नॉवल में दो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। मेन कॉन्फ्लिक्ट है जेम्स और मिस्टर रैमसे के बीच में, जहां पर जेम्स अपने वालिद के कैरेक्टर की वजह से उनके साथ नफरत करता है, लेकिन नॉवल का एंड होते होते उनका ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट इस नॉवल में लिली ब्रिस्को का कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी के अगेंस्ट, जहाँ पे सोसाइटी की नॉर्म्स ये हैं कि एक लड़की को शादी करके अपना घर बसाना चाहिए, बच्चे पैदा करने चाहिए, हस्बैंड की खिदमत करनी चाहिए। वहाँ पे लिली ब्रिस्को इस सोसाइटी की नॉर्म्स के अगेंस्ट खड़ी होती है और इंडिपेंडेंटली जीना चाहती है। आई होप कि मैंने इस नॉवल से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी वो इस एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दी है। इस वीडियो के नोट्स की PDF फाइल आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहाँ से आप फ्री में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। फिलहाल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाते जाते सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते जाएं। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।